हाँ जी, आज मैं जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो होगी प्रतिपरासरण से संबंधित तथा परासरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल्स के संबंधित होगी। ये जो वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें प्रतिपरासरण एवं उसके उपयोग तथा कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिलियन चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है। प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस इसको आरओ बोलते हैं। जो आरओ वाटर होता है वो इसी से प्राप्त होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि दाईं तरफ लवड़ी विलयन भरा होता है। ठीक है। अशुद्ध जल जो खारा पानी होता है, लवड़ी विलयन जो खारा पानी होता है वो भरा होता है दाईं ओर, और इसमें घर्षण रहित पिस्टन होता है। ठीक है। बीच में यहाँ सेलुलोज एसीटेट की अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है। ये किसकी अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है। ये सेलुलोज एसीटेट अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब एसपीएम किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। ये सेलुलोज एसीटेट ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज एसीटेट की अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है। और दाईं ओर क्या होता है? जल होता है, शुद्ध जल। ठीक है। अब क्या होता है, घर्षण रहित पिस्टन पर हम परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगाएंगे। ठीक है। तो परासरण दाब से भी ज्यादा दाब लगाएंगे तो घर्षण रहित पिस्टन अंदर की ओर सरक के आएगा, और अंदर की ओर सरक के आएगा तो फिर क्या होगा, इस पर दाब लगेगा लवड़ी विलयन पर। तो लवड़ी विलयन में जो जल होगा वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से बाईं तरफ आ जाएगा, और शुद्ध जल जो इसमें होगा वो इसमें आ जाएगा, और शुद्ध जल इसको हम टोंटी के द्वारा बाहर निकाल लेंगे, और इस तरह से एक पात्र में शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा, और ये है शुद्ध जल। ठीक है। तो ये आपको शुद्ध जल प्राप्त हुआ। ठीक है। तो अब हम इस प्रतिपरासरण की परिभाषा पढ़ेंगे। प्रतिपरासरण यानी प्रतिलोम परासरण की परिभाषा पढ़ेंगे। विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक बाह्य दाब लगाया जाए, जिससे विलयन में से शुद्ध जल अर्धपारगम्य झिल्ली से जल विलायक की ओर प्रवाहित हो जाता है। इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। एक बार इस परिभाषा को याद करिए। विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक बाह्य दाब लगाने पर, विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक बाह्य दाब लगाने पर जल अणु लवड़ी विलयन में से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के दूसरी ओर शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। तो वास्तव में ये प्रतिपरासरण परासरण के विपरीत परिघटना है। किसके विपरीत परिघटना है? परासरण के विपरीत परिघटना है। इस प्रतिपरासरण को प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस परासरण में क्या होता था कि जो जल है, यहाँ जल के अणु स्वतः ही अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर चले जाते थे। इस परिघटना को परासरण कहते हैं। तो परासरण के विपरीत जो परिघटना होगी उसको प्रतिपरासरण कहते हैं। परासरण के विपरीत परिघटना को प्रतिपरासरण कहते हैं। एक तो ये परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा क्या है? विलयन पर परासरण दाब से भी अधिक बाह्य दाब लगाने पर विलयन में से शुद्ध जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से दूसरी ओर जल विलायक की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। तो ये प्रतिपरासरण का ये चित्र है। ठीक है। ध्यान रखें, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिपरासरण की डेफिनेशन आती है, तो इसको याद कीजिए। ठीक है। इसमें परासरण दाब से भी अधिक दाब लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, विलयन में से शुद्ध जल के अणु हैं एसपीएम से दूसरी ओर प्रवाहित हो जाएंगे। ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर व्हेन वाटर मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम सैलाइन वाटर थ्रू एसपीएम इनटू वाटर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अपोजिट फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। ओके। ये इसमें ये डायग्राम है, डायग्राम पूछा जाता है प्रतिपरासरण से संबंधित। और इसमें ये अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? एसपीएम सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है। ठीक है। और तीसरा, प्रतिपरासरण का उपयोग क्या है? जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ खारा पानी पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तो वहाँ पर लवड़ी विलयन में से शुद्ध जल इस प्रतिपरासरण की परिघटना के द्वारा निकाला जाता है और प्राप्त किया जाता है, जिससे इस लवड़ी विलयन में से शुद्ध जल निकालने की जो परिघटना है उसको कहते हैं विलवड़ीकरण। क्या कहते हैं? विलवड़ीकरण, डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन।
इसको लवड़ी का डिसैलिनेशन भी कहते हैं। तो प्रतिपरासरण का उपयोग क्या है, उपयोग यूजफुल इसका क्या है, खारा पानी या समुद्री जल में से लवण को उठा करके शुद्ध जल प्राप्त करने में अर्थात बिल लवणीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े देश हैं खारा पानी में से शुद्ध जल निकालने में इस प्रतिपरासरण का उपयोग करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद में न्यूमेरिकल कराता हूँ। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है आपकी, ये बोर्ड क्लासेस का न्यूमेरिकल है जो कि कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4% यूरिया विलयन, 4% यूरिया विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक ए के 12% विलयन का समपरासरी है यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए, यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, आपको पता है कि इसमें जो दे रखा है 4% यूरिया का विलयन, उसका मतलब क्या है, 4% यूरिया का विलयन, इसका मतलब है 4% WV। ठीक है, ओके, तो ये है। तो इसमें यहाँ पर पाई1 निकालेंगे तो पाई1 बराबर क्या होता है, पाई1 बराबर क्या होता है, CRT होता है। ठीक है, क्या होता है, CRT, और C की जगह पे क्या हो जाएगा, N/V/RT, और N की जगह पे क्या आ जाएगा, W1/N का, N का मतलब विलय के मोल, यानी W1/M1 × V/RT। ठीक है, तो पाई1 इक्वल ए वैल्यू हो जाएगा, ये परासरण दाब हो जाएगा पहला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू होगा पाई1 इक्वल W1 का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और M का मान या यूरिया का कितना होता है अणुभार, M1 60 हो जाएगा, और V और A × RT, ये हो जाएगा समीकरण 1। ओके, यानी 4% यूरिया विलयन में 4 ग्राम तो विलय की मात्रा होगी, तो W1 यहाँ विलय की मात्रा 4 हो गई, और यूरिया का अणुभार कितना हो गया, 60 हो गया। ये परासरण दाब का सूत्र आपको मालूम है, पाई1 इक्वल CRT, C का मतलब मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलय के मोल N क्या होगा, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब यहाँ विलय की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम, यहाँ विलय का अणुभार मोलर मास यूरिया का कितना है, 60। ठीक है, तो ये वैल्यू रख देंगे। ऐसे ही दूसरा है ए के 12% विलयन का समपरासरी है, ए के 12% विलयन का समपरासरी, तो समपरासरी है तो पहले ए यौगिक है, उसके लिए हम परासरण दाब माना कि ए यौगिक को पाई2 के रूप में निकालें, किसके रूप में निकालें, पाई2 के रूप में निकालें। तो ए यौगिक के लिए हम पाई2 के रूप में निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले यहाँ ए के 12% विलयन का समपरासरी, तो पाई2 इक्वल क्या आएगा, यहाँ जो दे रखा है 12%, तो 12 का मतलब यहाँ 12 बट्टे, अब कितना अणुभार है वो हमें निकालना है, M2 × RT अपॉन यहाँ पर जो दे रखा है V,
ये आ जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा समीकरण 2। आई बात समझ में? तो हमने ए के 12% विलयन का समपराशरी पाई 2 इक्वल 12/m2 इंटू RT/V, ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब समपराशरी कह रहा है तो समपराशरी के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, बराबर। तो बराबर करने के लिए हमें इसको पाई 1 इक्वल पाई 2 कर लेंगे। पाई 1 इक्वल क्या कर लेंगे, पाई 2। ओके, बराबर करने के लिए पाई 1 इक्वल पाई 2। पाई 1 का यहाँ वैल्यू क्या हो गया, जो W1/m1 RT/V था, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पाई 2 के लिए W2/m2 इंटू RT/V हो जाएगा। RT/V से ये RT/V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समपराशरी है। क्या है, समपराशरी। समपराशरी विलयन हेतु, तो समपराशरी विलयन हेतु ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए W1/m1 इक्वल W2/m2, ये आ जाएगा। W1 यहाँ कितना है, विलय की मात्रा 4 ग्राम, और यूरिया का अणुभार कितना है यहाँ 60, और यहाँ W2 कितना है, ए यौगिक का 12, और इसका अणुभार हमें निकालना है M2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो M2 इक्वल 60 इंटू 12/4। 4 से इसको काट दो, ये 3 बार कट जाएगा। 60 का 3 में गुणा करेंगे तो 180 ग्राम प्रति मोल, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस न्यूमेरिकल को हमने इस तरह से सॉल्व किया। एक बार इसको फिर समझ लीजिए। ये जो न्यूमेरिकल है, इसको करने का सरल तरीका यही है कि समपराशरी विलयन है, तो समपराशरी विलयन के लिए हम पाई 1 इक्वल पाई 2 करेंगे, यानी पहले वाले विलयन का जो पराशर दाब है दूसरे विलयन के पराशर दाब के बराबर होगा। पाई 1 इक्वल क्या होता है, W1/m1 RT/V, और पाई 2 इक्वल क्या होगा, W2/m2 RT/V। ठीक है, अब यहाँ RT/V ये कैंसिल हो जाएंगे, तो W1/m1 इक्वल W2/m2 हो जाएगा। मतलब इसमें ए यौगिक है, ए कंपाउंड, उसको हमने क्या मान लिया है, पाई 2 मान लिया है। ए यौगिक का पराशर दाब क्या मान लिया, पाई 2, और यूरिया के विलयन का पराशर दाब पाई 1 मान लिया है। तो समपराशरी विलयन में दोनों के पराशर दाब समान हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने ये फॉर्मूला आ गया। तो ध्यान रखें, W1/m1 बराबर W2/m2, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये इसकी ट्रिक्स है। ठीक है, इस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले विलयन की मात्रा 4 हो गई, विलय की मात्रा, और इसका यूरिया का अणुभार कितना होता है, 60 होता है। दूसरे वाले ए यौगिक का कितना है, विलय की मात्रा 12, उसका अणुभार हमें निकालना है M2। ओके, तो M2 इक्वल क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह से, 60 गुणा 12/4, 4 का इसमें भाग देंगे तो 3 बार, तो इस तरह से 180 ग्राम प्रति मोल इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल मैंने इस तरह से आपको बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके, अब बात करता हूं मैं दूसरे न्यूमेरिकल की, जो कि बोर्ड में आया हुआ सवाल है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 2, K4FeCN का होल 6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। K4FeCN का होल 6 का 0.1 m विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 46% आयनित होता है। कितना आयनित होता है, 46% आयनित होता है। ठीक है, विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, 2018 में आया है। ये बोर्ड एग्जाम 2018 में आ चुका है, 18-19 में इसमें आ चुका है, 2018-19 में आ चुका है। इस साल नहीं आया, पिछली साल आया था,
और इसके लिए जो आर का मान है वो कितना दे रखा है, आर बराबर 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, ये दे रखा है। तो इस वाले सवाल को हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए याद। तो ये फॉर्मूला है पाई इक्वल आयोटा इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ओके, इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूला से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ आयोटा का मान क्या है। तो वियोजन की मात्रा के लिए मैंने आयोटा क्या बताया था, ध्यान हो, वियोजन की मात्रा के लिए वहाँ ऊपर प्रेक्षित कणों की संख्या कितनी थी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी थी, 1। वांटाप गुणांक मैंने क्या बताया था, आयोटा बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या। ध्यान करो, प्रेक्षित कणों की संख्या मैंने वियोजन की मात्रा में क्या बताई थी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा प्रेक्षित कणों की संख्या बताई थी, और सैद्धांतिक कणों की संख्या 1 बताई थी। पहली वाली वीडियो में इसको बता चुका हूँ। तो आयोटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आयोटा इक्वल, इस 1 को इधर ले आएंगे या मत ले जाओ, 1 एन अल्फा को पहले लिख लो, प्लस वाले को एन अल्फा, और माइनस अल्फा बाद में आ जाएगा। तो आयोटा इक्वल 1 प्लस अल्फा, इसमें से कॉमन ले लो, एन माइनस 1, ये हो जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूला से हम आयोटा निकाल लेंगे पहले। तो सबसे पहले आयोटा निकालेंगे। इसके लिए प्रश्न में देखिए कि यहाँ पर अल्फा क्या रखा है, वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है यहाँ, वियोजन की मात्रा। यहाँ पर जो वियोजन की मात्रा है वो कितनी है, 40% है। कितनी है, तो 40% का मतलब होता है 40/100। ओके, तो देखिए यहाँ आयोटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस 40/100, ठीक है, इंटू यहाँ वियोजित कणों की संख्या। यहाँ देखो K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 में वियोजित कणों की संख्या कितनी होगी, K4FeCN का होल 6, इसका वियोजन करेंगे जल में तो 4 तो यहाँ पोटेशियम आयन प्राप्त होंगे, और FeCN का होल 6 यहाँ कितने बनेंगे, यहाँ देखिए 4 तो पोटेशियम आयन हो गए यहाँ, और 1 फेरोसाइनाइड एनायन हो गया। तो यहाँ वियोजित कणों की संख्या कितनी होगी, 5 हो गई। वियोजित कणों की संख्या कितनी होगी, 5, यानी आयनों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 5 हो गई। वियोजित कणों की संख्या का मतलब आयनों की संख्या यहाँ कितनी होगी, 5 हो गई। तो यहाँ पर जो आयनों की संख्या है, इसमें 4 तो पोटेशियम हो गए, 1 फेरोसाइनाइड एनायन हो गया। तो आयनों की संख्या 5 हो गई, तो यहाँ 5 रख जाएगा। तो 5 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस 0.46 इंटू, इसमें 5 में से बन जाएगा तो 4 का इसमें मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तो 1 प्लस 4 छक्के 24, ठीक है, 2 वहाँ से ला जाएंगे, 4 चौके 16 और 2 कितनी होंगी, 18, ठीक है। तो ये 1.84 हो जाएगा। 1 को इसको जोड़ देंगे तो 2.84 इसका आयोटा का मान आ जाएगा। अभी यहाँ आयोटा का मान आया है, कितना आया है, 2.84। ओके, तो इस वाले सूत्र में आयोटा का मान हमने निकाल लिया वांटाप गुणांक का। अब सी का मान यहाँ मोलरता का कितना दे रखा है प्रश्न में, 0.1 एम का मतलब मोल प्रति लीटर, आर का मान दे रखा है, और टी का मान प्रश्न में 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। 27 का मतलब 27 प्लस 300, 27 प्लस 273, 300 केल्विन हो जाएगा। अब इस सब मान को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस वाले सूत्र में मान रखेंगे। तो ध्यान रखें, इसमें वांटाप गुणांक को किस वाले सूत्र से निकालेंगे, ये वाला सूत्र आप याद कर लीजिए। आयोटा इक्वल 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1। यहाँ अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा जो कि 40% दे रखी है, 40/100 निकाल लेंगे। या एन क्या है, आयनों की संख्या है, या वियोजित कणों की संख्या, वो कैसे निकलेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जो सूत्र है इसमें यहाँ 4 पोटेशियम आयन है और 1 फेरोसाइनाइड एनायन है, तो 5 हो गए आयनों की संख्या। तो यहाँ 5 रख जाएगा एन का मान, 5 में से 1 घटा लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वांटाप गुणांक का मान 2.84 हो जाएगा। ओके, इस सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूला में। तो देखिए यहाँ पाई इक्वल क्या आ जाएगा, आयोटा का वैल्यू 2.84 इंटू सी का वैल्यू कितना है, 0.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। सभी वैल्यू को यूनिट के साथ निकालेंगे, और आर का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल
और टी का मान यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 + 273 300 केल्विन हो जाएंगे। केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, मोल से मोल इनवर्स कट जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा। ओके, इन सबका गुणा करेंगे तो वायुमंडल में इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। तो वायुमंडल में जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 6.98 वायुमंडल आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जाम में 2018-19 में आ चुका है ये न्यूमेरिकल। ओके, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।